Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your vlog 1 embryology series, and in this video we will cover the topics of fate map during the gastrulation, clinicals of gastrulation, and lastly formation of primary, secondary and tertiary villi जो आपका लैंगमैन की ये सारा चैप्टर नंबर 5 का सेकंड हाफ है। ये डायग्राम आपने पिछले लेक्चर गेस्ट्रुलेशन के टॉपिक में भी देखी थी कि क्रेनियल एंड के ऊपर ओरोफिनिजियल मेम्ब्रेन बनती है, कॉर्डल एंड के ऊपर और क्लोएकल मेम्ब्रेन होती है और एपिब्लास्ट के ऊपर सुपरफिशियल प्रिमिटिव स्ट्री के दरमियान में लाइन सी बनती है। प्रिमिटिव स्ट्री को आगे जाकर प्रिमिटिव नोड बनाना होता है और एपिप्लास्ट से निकलते हैं जो प्रिमिटिव स्ट्री के रेफरेंस से यानी उसके अलोंग पेनिट्रेट करेंगे, इन्वेजिनेट करेंगे और आगे जाके जो 3 डर्म लेयर्स होती हैं वो बनाते हैं। अब हमने देखना है कि ये सेल्स प्रिमिटिव स्ट्री से किस डायरेक्शन के अंदर, उसके आगे पीछे या क्रेनियल कॉर्डियल, मतलब हम इस देखेंगे फेट मैप में ये कौन से सेल अगर किस रीजन में जाएंगे तो उन्होंने आगे जाके क्या बनाना है और उसने आगे क्या कंट्रीब्यूट करना है। वो सेल जो क्रेनियली बिल्कुल क्रेनियली सीधा पास कर देंगे अलॉन्ग द प्रिमिटिव स्टेज। इस डायग्राम में जो ब्लैक कलर का शो है वो आपके नोटोकोड बना देंगे। देन जो क्रेनियल एरिया, जो क्रेनियल मोस्ट आते हैं वो नोटोकोड, जो क्रेनियल एरिया में जाएंगे वो उन्होंने पार एक्सियल मेसोडर्म बनानी है। पार एक्सियल मेसोडर्म सोमाइटोमियर्स की फॉर्म में होती है और इन्होंने आगे जाके बॉडी की वॉल बनानी होती है, कुछ मसल्स बनाने होते हैं। सोमाइट्स आप देखेंगे अभी अगले चैप्टर में देखेंगे बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, इन्होंने बहुत चीज़ें बनानी होती हैं। वो जो मिड स्टेक रीजन में मिडल ऑफ जाएंगे उन्होंने जाके इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनानी है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म ने आगे जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना होता है, यूरिनरी सिस्टम बनाना होता है और जो कॉर्डल एरिया में रह जाएगा उसने लैटरल ब्लेड मेसोडर्म बना देना। लैटरल ब्लेड मेसोडर्म जो आगे जाके मजीद लेयर्स में डिवाइड होगा, डिफरेंट डेरिवेटिव्स देगा। इम्प्लांटेशन होनी होती है यूट्रस के एंडोमीट्रियम के ऊपर, जो सेल इम्प्लांटेशन कहते हैं वो ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स होते हैं, हमने पहले भी देख लिया था। और वीक 2 के एंड में ही प्राइमरी विलाई बन जाते हैं। कैसे बनता है कि साइटोट्रोपोप्लास्ट की लेयर्स होती है, उसके ऊपर सेंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट की होती है, जो हमने डायग्राम में देखा था। वीक 13 के डायग्राम में लाइट ग्रीन कलर के साइटोट्रोपोप्लास्ट थे, उनके ऊपर डार्क ग्रीन कलर के सेंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट थे। साइटोट्रोपोप्लास्टिक सेल्स ने सेंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट को इन्वेजिनेट कर लिया, यानी सेंसिटिव को इन्वेजिनेट कर लिया, तो उसके अंदर वो डीप डाउन जाकर उन्होंने विलाई बना दिया और खुद उनके ऊपर सेंसिटिव की एक कवरिंग हो गई। अब प्राइमरी विलाई के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी। 3rd वीक तक आके मीजोडर्मल सेल उसके अंदर इन्वेट करना शुरू कर जाएंगे, उसको अंदर पेनिट्रेट करेंगे प्राइमरी विलाई को। जब मीजोडर्मल सेल प्राइमरी विलाई के अंदर आ जाएंगे वो सेकेंडरी विलाई कहलाएगा। एंड 3rd वीक के एंड तक क्या होता है, मीजोडर्मल सेल पूरा का पूरा आ सकता है और उन्होंने आगे जाके डिफरेंशिएट। मीजोडर्मल सेल्स वो होते हैं जिन्होंने आगे जाके ना कोई चीज़ बनानी होती है, उन्होंने आगे जाके ब्लड सेल्स बना दिए और ब्लड वेजल्स बना दी किस उस विलाई के अंदर जो पहले सेकेंडरी विलाई था। जब ब्लड सेल्स और ब्लड वेजल बन गई तो हम उसको क्या देंगे, टर्शियरी विलाई। इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास प्राइमरी विलाई है जिसके अंदर सिर्फ एक साइटोप्लास्टिक कोर है और उसके ऊपर सेंसिटिव की कवरिंग है। देन सेकेंडरी विलाई के दरमियान में मेसोडर्मल सेल्स आगे सेल्स बनने शुरू हो गए। देन लास्टली इसके अंदर ब्लड वेजल्स और ब्लड सेल्स भी इस्टेब्लिश हो गए हैं। टर्शियरी विलाई के अंदर ब्लड सेल ब्लड वेजल्स आ गई, उनके अंदर कैपिलरीज वगैरह सब कुछ इस्टेब्लिश हो गया। वो कैपिलरीज क्या करेंगी, जो ऊपर कैपिलरीज होती है क्रॉनियोनिक प्लेट और कनेक्टिंग स्टॉक प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये आपका अम्लाइकस से मतलब के अम्लाइकल कोड इसने बनाई थी और अम्लाइकस से कनेक्ट हुआ था। टर्शियरी विलाई की कैपिलरीज उन्होंने ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू करना है और उन्होंने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लेना, मिल जाना है जाके क्रॉनियोनिक प्लेट के साथ और कनेक्टिंग स्टॉक के साथ। अब कनेक्टिंग स्टॉक किससे जोड़ी थी, मदर की बॉडी से जोड़ी थी। एंडोमीट्रियम के ऊपर तो ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ है, आगे जाके दूसरी साइड के ऊपर ये कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू मदर की बॉडी से भी जुड़ गई। और प्लेसेंटा, ये सारा जो स्ट्रक्चर आपकी मदर की बॉडी यूट्रस से जुड़ रहा है बन रहा है ये प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या होते हैं कि इससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, सारी सप्लाईज वगैरह देनी होती है डेवलपिंग फीटस को। वाइल ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, फीटस के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, उसके डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं ना बॉडी के वो इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। 4th वीक के अंदर जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर हार्ट डेवलप हो जाता है। हार्ट की डेवलपमेंट आगे स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे। 4th वीक में जब डेवलप हो जाता है और ये अब हम भी 3rd वीक के एंड पे 4th वीक के स्टार्ट पे पहुंच गए, तो वहाँ से हार्ट भी डेवलप हो गया, यहाँ से वेलस सिस्टम भी डेवलप हो गया। उन्होंने आगे जाके मदर से भी कॉन्टैक्ट कर लिया। कैसे कॉन्टैक्ट किया, अम्लाइकल कोड के थ्रू, कनेक्टिंग स्ट्रॉक के थ्रू, उनके थ्रू मदर से कॉन्टैक्ट कर लिया। जब मदर से कॉन्टैक्ट कर लिया तो सर्कुलेशन स्टार्ट होगी, ब्लड वेजल्स और एम्ब्रियो का हार्ट भी हो गया। तो वो हार्ट इतना कैपेबल था, उसको इतने एसेंशियल न्यूट्रिएंट बन रहे थे कि हार्ट अपना एक्शन दे सके। इस डायग्राम में देख सकते हैं टर्शियरी विलाई बनने हुआ। टर्शियरी विलाई पेनिट्रेट करते करते बाहर चला गया, जो सेंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट साइटोट्रोपोप्लास्ट दोनों की लेयर्स को क्रॉस करके बाहर चला गया मदर की एंडोमीट्रियम, मदर की वेजल्स के साथ, जो आगे जाके कनेक्टिंग स्टॉक में बनाती है, उनके साथ इस्टेब्लिश कर लिया। इसने अपना कॉन्टैक्ट करके सर्कुलेशन और हार्ट का पंपिंग एक्शन स्टार्ट हो सके, उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। सबसे बाहर की तरफ हमारे पास कौन से सेल्स थे, सेंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट जो डार्क ग्रीन कलर के थे। उसके बाद अगली लेयर थी साइटोट्रोपोप्लास्टिक सेल के साथ जो लाइट ग्रीन कलर थे। साइटोट्रोपोप्लास्टिक सेल पेनिट्रेट करते रहेंगे सेंसिटियम को, जो विलाई के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि विलाई भी साइटोट्रोपोप्लास्ट ही था ना जो आगे सबसे पहले उसमें जा रहा था, प्राइमरी विलाई बना रहा था। तो यही पेनिट्रेट करते रहेंगे। कब तक पेनिट्रेट करेंगे, जब तक मदर की एंडोमीट्रियम तक नहीं पहुंच जाएंगे। जब मदर की एंडोमीट्रियम में पहुंचे उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया कॉन्टैक्ट, अपनी नेबरिंग सारी वेलस सिस्टम आपस में जुड़ गई और इन्होंने सारों ने मिलकर एक शेल बना दिया, लाइक एक साइटोट्रोपोप्लास्टिक सेल्स का एक शेल सा बन गया, जो पूरा का पूरा आपका जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसको कवर कर देगा। और जो इसको
सब पूरे के पूरे मतलब ट्रोपोप्लास्ट में दोनों आती हैं, सिंसिटिव ट्रोपोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, सारे सेल को जो सारा स्ट्रक्चर बना था ना, उस सबको कवर कर लिया आपने। और आगे फाइनली क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ये अटैच कर देते हैं क्रोनियोनिक कैविटी, जो इनसाइड कैविटी थी ना इसकी यॉक साइड, उसको क्रोनियोनिक कैविटी भी कहती है, उसको फ्रेमली यानी टाइटली अटैच कर दिया मदर की एंडोमीट्रियम टिश्यू के साथ। यूट्रस की एंडोमीट्रियम जिसके ऊपर प्लेसेंटा बनना होता है, जिसके ऊपर भी इम्प्लांटेशन होगी और बाद में प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाएगा, ताकि सर्कुलेशन से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो अपने सारे फंक्शन कर सके। इस एंडोमीट्रियम की हम मजीद क्लासिफिकेशन करते हैं, मजीद लेयर्स बच जाती हैं, जिसमें से एक लेयर है डिसाइडर बेसिलस, यानी एंडोमीट्रियम का वो वाला पार्ट जहाँ के ऊपर आके इम्प्लांटेशन होती है, उसको क्या कहते हैं, डिसाइडल प्लेट कहते हैं, या डिसाइडर बेसिलस कहते हैं उस लेयर को। और भी लेयर्स होते हैं, डिसाइडर पेराइटल भी होती है, सारी लेयर्स हम भी आगे नेक्स्ट इनकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब क्या करें, विलाय तो उन्होंने क्रोनियोनिक प्लेट तक एक्सटेंड कर लिया था ना, हमने पिछली स्लाइड में देखा, क्रोनियोनिक प्लेट को एक्सटेंड करके आगे जाके उन्होंने उसको फिर्मली अडहेरेंट करवा दिया था एंडोमीट्रियम को, किस लेयर के साथ, डिसाइडर बेसिलस से जाके मिले। और ये जो विलाय होते हैं इनको स्टेम या एंकरिंग विलाय का नाम देते हैं। एंकरिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट होता है, अटैचमेंट होता है, तो ये वो स्टेम्स है जिन्होंने क्या किया, अटैचमेंट और सपोर्ट का फंक्शन दिया। अब एंकरिंग विलाय से कुछ साइड से ब्रांचेस निकलेगी, साइड से वो डिवाइड करेगा, मजीद और विलाय देगा, जिनको फ्री और टर्मिनल विलाय कहते हैं। और फ्री और टर्मिनल विलाय के थ्रू प्लेसेंटा अपने फंक्शन करता है, कौन से, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो डेवलपिंग बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन वगैरह मदर की बॉडी से मिलते हैं, थ्रू प्लेसेंटा मिलती है, थ्रू दिस फ्री और टर्मिनल विलाय। इस डायग्राम के अंदर भी हम देख सकते हैं, सबसे पहले जो ऊपर से आए तो ये लाइट ग्रीन कलर के साइटोप्लास्टिक सेल्स हैं, इनके ऊपर सिंसिटियम, डार्क ग्रीन कलर की जो लेयर वो सिंसिटियम होती है, सिंसिटिव ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स की लेयर होती है, जो पेनिट्रेट करते करते आगे जो ऑरेंज कलर में सारी शो हो रही है, ये हमारे पास क्रोनियोनिक प्लेट है। उन्होंने क्रोनियोनिक प्लेट तक आगे, क्रोनियोनिक प्लेट आगे जाके कनेक्टिंग स्टॉक आ रहा है, और इस तरह ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिंग स्टॉक से डिसाइडर बेसिलस से जा मिलेंगी। वीक 3 इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड, मोस्ट क्रूशियल वीक इन दिस डेवलपमेंट फेज ऑफ द एम्ब्रियो। पूरे 9th मंथ में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक 3 होता है, बिकॉज इसके अंदर आपके सारे सिस्टम्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म बन रही है, और उन्होंने जाके बाकी सारे सिस्टम बनाने होते हैं। तो वीक 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीक 3 में अगर किसी किस्म का टेरोजेनिक इफेक्ट हो जाएगा, टेरोजेंस क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी किस्म का डैमेज इफेक्ट या कोई म्यूटेशन वगैरह कॉज करते हैं, रेडिएशन हो सकती हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, अल्कोहल वगैरह हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई भी किस्म की चीज़ हो सकती है। चैप्टर 9 के अंदर हम इनकी डिटेल देखेंगे। सो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है ये टू द टेरोजेंस। फॉर एग्जाम्पल दिया अल्कोहल, अगर मटर्नल मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़र है तो क्या कर सकता है, अल्कोहल का अफेक्ट क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट होगा, होलोप्रोन्सेफेली करवाएगा। होलोप्रोन्सेफेली क्रेनियल कैविटी का डिफेक्ट है, जिसमें आपका फोर ब्रेन होता है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है, स्कल सही से डेवलप नहीं करता, और वेंट्रिकल्स, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। लैटरल वेंट्रिकल्स दो होते हैं, वो फ्यूज़ कर जाएंगे आपस में, दरमियान में कोई स्पेस नहीं रहेगी। ये अगेन होलोप्रोन्सेफेली का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिकॉज ये सेकंड ईयर के क्रेनियल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट का सवाल है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो वुमेंस को ना 3rd वीक तक पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, और उनको यही लगता है कि उनका बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथ तो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता पहले से शुरू हुआ हुआ, लास्ट पीरियड्स हुए थे, तो 4 वीक कंप्लीट हो गए, 28 डेज कंप्लीट हो गए। सो शी कंसीडर कि उसके मेंस्ट्रुअल लेट हैं, एंड इसी वजह से वो एहतियात भी नहीं करती, और किसी किस्म का अगर कोई टेरोजन से कॉन्टैक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से बेबी या डेवलपिंग फीटस में किसी किस्म की एनॉमली प्रेजेंट हो जाएंगी। एक हमारे पास गेस्ट्रुलेशन का क्लिनिकल है, कॉर्डियल डिस्टेनेसिस या सिरिनोमीलिया होता है। ये आपका ऑस्पी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम आता है डायग्नोसिस के लिए। इसमें क्या होता है, मीजोडर्म जो सेकंड जर्म लेयर थी वो इतनी नहीं बनी होती, कहाँ पे, कॉर्डल मोस्ट रीजन, जो एम्ब्रियो का बिल्कुल कॉर्डल एंड होता है ना, वहाँ पे इतनी मीजोडर्म नहीं होती। और मीजोडर्म ने क्या बनाना होता है, मीजोडर्म ने लोअर लिम्ब बनाने होते हैं, टांगे बनानी होती हैं, यूरोजेनिटल सिस्टम बनाना होता है, लंबोसेक्टल वर्टिब्रे जो लोअर वर्टिब्रे होते हैं, लंबोसेक्टल वर्टिब्रे वो बनाना होता है। तो अब इतनी मीजोडर्म ही नहीं थी, तो वो स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनेंगे, उनकी एनॉमलीज होगी। बेबी में देखें इनका जो लोअर पार्ट है ना बॉडी का, कॉर्डल एंड टांगे वगैरह सही से वो डेवलप नहीं हुई बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट मीजोडर्म। ये हमारे पास सेक्रोकॉक्सियल टेराटोमा की डायग्राम है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव स्टेज जो बनती थी ना, वो सेक्रोकॉक्सियल, सेक्रम जो नीचे वाली वर्टेब्रे होती हैं, लास्ट वर्टेब्रे और सेकेंड लास्ट वर्टेब्रे और आगे कॉक्सी वर्टेब्रे होती है, उस रीजन में क्या होगा, प्रिमिटिव स्टेज परसिस्ट कर जाएगी, पूरी खत्म नहीं होगी, उसके रेमिनेंट्स रहेंगे। सो क्या होगा, वहाँ पे प्लूरिपोटेंट सेल्स आ जाएंगे, वो सेल्स आ जाएंगे, जिन्होंने आगे डिफ्रेंशिएट करना होगा वो डिवाइड करते रहेंगे। उन्होंने क्या बना दिया, ट्यूमर बना दिया, क्योंकि कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं बनता था, उन्होंने ट्यूमर बना के एक इनलार्ज सा यहाँ पे मैस बना दिया, कंटेनर। अब इसमें क्या हो जाएगा, टिश्यू होता है मोस्टली किसी भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स में से इस तरह के सेल्स और टिश्यूज आए होते हैं जो ये बना देंगे, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मेलिटी है सेक्रोकॉक्सियल टेराटोमा। साइटस सॉलिटस हम टर्म यूज़ करते हैं अगर आपके इंटरनल ऑर्गन सारी अपनी नॉर्मल पोजीशन में, किसी किस्म की एब्नॉर्मेलिटी है नहीं है। बाज़ औक़ात क्या हो जाएगा, जो इंटरनल ऑर्गन होगी उनकी पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, मिरर इमेज, यानी जो राइट के होंगे वो लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, लेफ्ट के राइट पे आ जाएंगे। इसको हम साइटस इनवर्स का नाम देते हैं। और कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि कुछ ऑर्गन जो आपके पार्ट्स हो जाएंगे वो अपनी पोजीशन से हट के दूसरी साइड पे आ जाएंगे, आइसोमेरिज्म कहते हैं। लाइक आपके हार्ट के 2 आर्टरी होते हैं, राइट और लेफ्ट, वो दोनों एक ही साइड पे आ जाएंगे, राइट आर्टरी भी एक साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट आर्टरी भी एक साइड पे आ जाएगा। कुछ केसेस में इन्वर्जन हो सकती है, जब राइट
राइट साइड पे राइट वेंट्रिकल होना चाहिए ना हार्ट का, तो वो राइट वेंट्रिकल पे साइड पे नहीं है, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला जाता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर का जो राइट वेंट्रिकल आ जाता है, मतलब लेफ्ट पे राइट हो जाएगा, राइट पे लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज राइट का आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना होता है, तो वो लेफ्ट पे जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाएगा, तो हेल ऑफ द एब्नॉर्मैलिटीज आहे। सो इस तरह की कंडीशन इन्वर्जन और ये आइसोमेरिज्म, इन दोनों कंडीशन को हम साइटस एम्बिगियस और हेटेरोटैक्सी करा देते हैं, और ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस की एब्नॉर्मैलिटी की वजह से होते हैं। मोस्टली राइट टू लेफ्ट एक्सिस सही से डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से राइट साइड के लेफ्ट पे और लेफ्ट के राइट पे चले जाते हैं।